नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। जैसा कि हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना था कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम आगे की फर्दर जब भी क्लासेज लें तो वो आपको पता चल जाए। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि फंक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आज हमारा बहुत सारा टाइम 3D में चला गया है। 3D की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, कुछ दिन में आपको वो मिल जाएगी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि फंक्शन का आज हम लोग फंक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक बेसिक और एक आपका उसका फर्दर आगे वाला जो फंडामेंटल चीज़ें हैं। तो क्या क्या है फंक्शन में पहले मैं बता दूँ। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन को, अभी इग्नोर मारिए, पहले सुनिए। पहले तो हम लोग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ यूनिकली एसोसिएटेड इन सम एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन एक तरह का क्लासिफिकेशन होता है, ऑन टू इंटू दूसरी तरह का है। डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तीसरा, आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ते हैं। फोर्थ होता है इसमें कि आप एल्जेब्राइक और नॉन एल्जेब्राइक में क्लासीफाई कर सकते हैं। और अगली चीज़ होती है दोस्तों कि बेसिक जो फंक्शन होते हैं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सब के आपको डोमेन, रेंज और ग्राफ पता होना चाहिए। अगली चीज़ ये है इसमें कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस फंक्शन किसको कहते हैं, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है डोमेन रेंज से रिलेटेड चीज़ें। डोमेन रेंज सबके मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को पता है कि नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में वो डोमेन रेंज वाले ही होते हैं सबसे ज़्यादा, या वन ऑन टू, मेनी वन इनटू वाले होते हैं। अगली चीज़ इसमें क्या है, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक फंक्शन पढ़ना है, इवन ऑड फंक्शन पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है दोस्तों, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, और लास्ट में पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो ये और जो ग्राफ, हम बेसिक ग्राफ स्केच करेंगे, जैसे कि आपको जो बेसिक ग्राफ है वो आगे फर्दर के लिए यूज होना पड़ेगा, जैसे कि आपका शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनाते हैं। इससे हमारा क्या होगा ना, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला सेक्शन काफ़ी इजी हो जाता है। डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नो डाउट हमने दोस्तों कवर कर रखा है, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हम आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी के टाइम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि उस समय हमने फंक्शन के ग्राफ के बारे में कम डिस्कशन किया है। वैसे भी ग्राफ आपका एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों को क्या करना है, महारिविजन जेईई 2020 मेन के लिए टारगेट करना है। तो इसमें हम क्या चाहते हैं, इसमें हम ये चाहते हैं आपसे कि आज की जो बेसिक क्लास है इसको आप ज़रूर करें। कल सुपर महामैराथन क्लास होगी, आप लोगों ने वेक्टर की क्लासेस की होंगी तो देख ही रहे होंगे कितने ड्यूरेशन की क्लास है। तो यकीन मानिए दोस्तों, कल फंक्शन की भी इसी तरह की कुछ क्लासेज होने वाली हैं। अगली क्लास में जो भी मिलेंगे फंक्शन में, तो वो बहुत बड़ी क्लास होगी, बड़ी मतलब कि 2 से ढाई घंटे की होगी, और उसमें सारी चीज़ें हम कवर कर देंगे। अगले 1 से 2 क्लास में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस भी ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसके लिए एकदम परेशान मत हों। आप लोग एक काम किया करिए कि जितना पढ़ते हो ना उसको आप रिवाइज भी करते रहो, क्योंकि हमने बहुत सारे सेक्शन, इंटीग्रल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और उधर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, जबरा ऑलरेडी डन है। तो देखा जाए तो ट्रिगो एक बचेगा, और दूसरा ट्रिगो में 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा वो ट्रिगो, क्योंकि अब ज़्यादा टॉपिक है नहीं है, जो भी टॉपिक हैं वो 1-1 डेढ़ घंटे वाले हैं। तो आपका काम है कि आप रिवाइज़ करिए, जेईई मेन प्रीवियस ईयर्स के पेपर ज़रूर करते रहिए और कंसेप्ट को रिकॉल करते रहिए, है ना, हमेशा, और एनर्जेटिक रहिए, बाउंस बैक मारना है, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। आज की क्लास में हम आपको बेसिक कोशिश करते हैं कि ग्राफ सबके बनवा दें, और आगे जब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में तो उसमें हम लोग जितना फंक्शन में बचा है, ट्रांसफॉर्मेशन से लेके एवरीथिंग, एक बार ग्राफ बनाए रहोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आई होप सब लोगों को मालूम है, लेकिन हम एक बार ब्रीफ आइडिया दे देते हैं एक एक चीज़ों का। तो इसमें हम आपको बता रहे थे दोस्तों कि फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। पहली बात तो रिलेशन क्या होता है, जैसे आपके 2 सेट हैं ए और बी, तो एक होता है ए क्रॉस बी, जिसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स।
रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिप्रेजेंट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशन वो भी हमें डिस्कस करना है, जिसमें इक्वलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, आपके जो भी होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्वलेंस क्लास, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, आप परेशान मत होइए। तो रिलेशन क्या है कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो रिलेशन में क्या होता है कि पहले सेट के कई एलिमेंट्स, मतलब पहले सेट के कई एलिमेंट्स की वो दिख के बताते हैं कि पहले सेट के जैसे एलिमेंट है ना, तो उसकी कई सारी इमेजेज हो सकती हैं। लेकिन फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में पहला सेट का जो ए सेट है उसका हर एलिमेंट बी से यूनिकली एसोसिएट होगा। यही चीज़ है फंक्शन। जैसे कि अब इतना हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि ए है और ये बी है, यहाँ पे हमने ए बी सी लिखा है और ये एक्स वाई जेड है, तो अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ तो क्या ये फंक्शन रहेगा? तो आप कहोगे नहीं, ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो बी है इसके दो इमेजेज आ गई हैं। तो ये हमने एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख रखा है, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ कम से कम एक का एसोसिएटिविटी होना चाहिए, या अगर इन दोनों को एक में कंबाइन करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों कि इफ़ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, इस तरह से कह सकते हो। अब यहाँ इसकी दो इमेजेज आ गई तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। हियर आप ऐसे लिख सकते हैं बी हैज़ टू इमेजेस, तो इसको कहते हैं सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। क्लियर? इसको हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं लेकिन फंक्शन नहीं कहेंगे। फंक्शन के लिए स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि जो पहला सेट है उसकी, जैसे ये देखो, जैसे मैं जब 11th में था ना, तो कैसे इसको याद किया था 12th में, देखो ध्यान से, इन भाई साहब की बुकिंग होनी चाहिए और यहाँ से एक ही डंडी निकलनी चाहिए। मैंने ऐसे याद कर लिया था, ये भाई साहब की बुकिंग होनी चाहिए और यहाँ से एक ही डंडी निकलनी चाहिए। तो यहाँ से दो डंडियाँ निकल गई, मतलब इसकी दो इमेजेज हो गई, गड़बड़ हो गया, फंक्शन होगा ही नहीं। क्लियर? तो इस तरह के ये है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो अगला हेडिंग आप लिखेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक दो कंसेप्ट हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है। जैसे ए टू बी अगर हम फंक्शन लिखते हैं तो उसी को डिफाइन करने का तरीका है एफ फ्रॉम ए टू बी, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। रियल फंक्शन क्या होता है? जिसमें डोमेन, और जिसमें ए को हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, बी होता है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, और जो एफ इमेजेस हैं एलिमेंट ऑफ ए के, जैसे पहले एलिमेंट के जितनी इमेजेस बी में रहेंगी उन इमेजेस के कलेक्शन को बोला जाता है रेंज। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं डोमेन रेंज से। आप ये समझिए कि ए टू बी अगर फंक्शन डिफाइन है तो पूरे ए सेट को हम लोग डोमेन सेट बोल देंगे, जो पूरा बी सेट है उसको कोडोमेन सेट बोल दिया जाएगा, और बी के जितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों उसको कहा जाता है रेंज सेट। तो यही चीज़ें हैं, अगर ए और बी सेट ऑफ रियल सबसेट ऑफ रियल नंबर हैं तो इसको हम लोग रियल फंक्शन कहेंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन जो कि हमने प्रोबेबिलिटी में आपको बताया हुआ है। रियल वैल्यूड फंक्शन में हमें सिर्फ बी से मतलब होता है कि बी आपका सेट ऑफ रियल वैल्यूज़ होनी चाहिए, ए कुछ भी होना चाहिए। लेकिन रियल फंक्शन में क्या होता है कि आपका ए और बी दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स होने चाहिए। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स कह सकते हो, सबसेट ऑफ रियल नंबर, इट इज़ नॉट ए सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर हो या रियल नंबर का एक पार्ट हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगला लिखा हूँ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं क्लियरली, इसके सारे एलिमेंट्स यूनिकली एसोसिएटेड है तो इट इज़ ए फंक्शन। अगर डोमेन लिखना हो तो पूरा ए सेट को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमें डोमेन लिखना है तो ये लिख दिया जाएगा, पूरा ए सेट लिख सकते हो, दैट इज़ 1 2 3 और 4। और अगर आपको रेंज लिखना है इस फंक्शन का तो जितने में एलिमेंट्स बी के इन्वॉल्व हैं उसको लिख दीजिए। तो ये 11 12 13 और 14। और अगर कोडोमेन सेट चाहिए तो पूरा सेट बी को कोडोमेन कहते हैं, दैट इज़ इक्वल टू बी, विच इज़ आप कह सकते हो 11 12 13 14 और 15। मतलब ये सभी के सभी डोमेन कहलाएंगे इन केस ऑफ फंक्शन। और इन केस ऑफ फंक्शन यहाँ जितने मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे उनको क्या कहेंगे, रेंज। और इसके सारे एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा,
आपका कोडोमेन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, दो तरह की डेफिनीशन होती हैं, एक होता है 1-1 फंक्शन और एक मिनी-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो पहला सेट है इसके जितने एलिमेंट्स हैं सबकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। क्या मैंने बोला, पहला सेट के सभी एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेज हों, मतलब सबकी अलग अलग 1-1 करेस्पॉन्डेंस हो, 1 की जो इमेज है और किसी की इमेज ये नहीं है, तो इसको बोलेंगे 1-1। अगर दो एलिमेंट की सेम इमेजेज हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं मेनी-1। और एक होता है इनटू और ऑन-टू। ऑन-टू का मतलब होता है कि रेंज और कोडोमेन सेट सेम हो गए। तो यहाँ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये छूट जा रहा है, अगर सिर्फ ये इतना दिया रहता तो ऑन-टू बोलते, लेकिन ये 15 आपका नहीं कवर हुआ ना, जो रेंज है वो कम्प्लीटली लाइज इनसाइड द कोडोमेन। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, ये जो एग्जांपल है ये आपका 1-1 फंक्शन का एग्जांपल है और इनटू फंक्शन का एग्जांपल है। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। एग्ज़ाम में हम लोगों को 1-1 टेस्ट करने के लिए आता है, तो 1-1 टेस्ट करने के कुछ रूल हैं जिसको हमें फॉलो करना है। उसी तरह से ऑन-टू के लिए क्या है कि सबसे आसान रूल है कि आप ऑन-टू में रेंज निकाल लिया करिए, और रेंज अगर कोडोमेन सेट के इक्वल आ गया तो फंक्शन इज़ ऑन-टू, अदरवाइज इनटू। या हम लोग एक आर्बिट्री एलिमेंट y मान लेते हैं इसमें, और इसका अगर प्री इमेजेज अगर पहले सेट में दिखा दिया तभी भी ऑन-टू कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि कहेंगे कि एक आर्बिट्री एलिमेंट की जब इमेज एग्जिस्ट कर रही है, सर इस यहाँ से जब इधर जाते हैं तो कहते हैं दोस्तों प्री इमेज। जैसे यहाँ पे टर्म यूज़ किया जाता है कि 11 इज़ इमेज ऑफ 1 अंडर f, या 1 इज़ प्री इमेज ऑफ 11 अंडर f, ऐसे भी कह सकते हैं। एक इमेज होता है, एक प्री इमेज होता है। इमेज मतलब आप कह सकते हो कि पहले का इमेज है 11, और प्री इमेज का मतलब पहले वाला, मतलब 1 इज़ प्री इमेज ऑफ 11। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो यही सारी चीज़ें मैंने लिखी है कि फ्रॉम A to B, देन द सेट A इज़ नोन एज डोमेन एंड सेट B इज़ नोन एज कोडोमेन, एंड आगे लिखा हूँ कि द सेट ऑफ ऑल F इमेजेस, मतलब F के अंदर जो इमेजेज आ रही हैं यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यही सारी चीज़ें हमें बेसिक बताना है और फिर आगे मूव करना है। तो अगला हेडिंग लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो देखिए दोस्तों, हमने कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक होता है 1-1 फंक्शन, एक बाद में देखिएगा वो पीछे, एक होता है 1-1 फंक्शन, एक होता है मिनी-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का मतलब कि जो ए सेट है, ए को हम लोग पहला सेट बोलते हैं और बी को दूसरा, इस तरह से हम लोगों को समझने में आसानी रहेगी। तो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट की डिस्टिंक्ट अगर इमेजेज आए तो उसको कहते हैं 1-1। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 की सबकी अलग अलग इमेजेज है, यहाँ पे 1, 2, 3 की सबकी अलग अलग इमेजेज है। हमें सेट बी से कोई लेना देना नहीं है, बस बी में इमेज होनी चाहिए, बस इतना ही जानते हैं, और सबकी अलग अलग इमेजेज होनी चाहिए। और 1-1 को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, है ना, इंजेक्टिव टाइप का, इंजेक्टिव मैपिंग कहा जाता है बेसिकली, या इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जा सकता है। अगला है मिनी-1 फंक्शन। फंक्शन अगर 1-1 नहीं है तो इसका मतलब कन्फर्म मिनी-1 है। तो जब मिनिमम 2 एलिमेंट की सेम इमेजेज आ जाए तो उसको कहते हैं हम लोग मिनी-1 फंक्शन। और यहाँ पे भी जैसे 2 की सेम इमेजेज आ गई। तीसरा होता है, मैंने ये तो एक तरह का क्लासिफिकेशन है 1-1 मिनी-1। आपको याद भी होगा, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं, नंबर ऑफ़ 1-1 फंक्शन, नंबर ऑफ़ मिनी-1 फंक्शन, ये सारी चीज़ें। जिन स्टूडेंट की क्लासेज मिसिंग हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जेईई मेन क्रैश कोर्स, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पूरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। वैसे मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने देख लिया होगा अभी तक। अगला दोस्तों होता है ऑन-टू और इनटू फंक्शन। ऑन-टू मतलब क्या है कि जो सेट बी है, हम लोग जो रेंज निकालते हैं, अगर वो कोडोमेन के इक्वल आ जाता है तो ऑन-टू। मतलब ऑन-टू में आप देखोगे ना तो यहाँ सारे के सारे इन्वॉल्व रहेंगे, यहाँ पे भी सभी के सभी इन्वॉल्व रहेंगे, और इनटू में क्या होगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो ये 2 कॉम्बिनेशन, और ये 2 कॉम्बिनेशन के बेसिस पे 4 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है 1-1 ऑन-टू, 1-1 ऑन-टू आपका ये है। फिर अगर आपसे पूछूं कि 1-1 इनटू, तो 1-1 इनटू ये हो जाएगा दोस्तों। फिर मिनी-1 ऑन-टू, तो मिनी-1 ऑन-टू ये हो जाएगा, और मिनी-1 इनटू, तो मिनी-1 इनटू ये हो जाएगा। तो ये 4 तरीके के फंक्शन हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर ये तो एलिमेंट, जैसे यहाँ पे लिमिटेड नंबर हैं, तब तो आपने ज्ञान बांट दिया, हमें तो नॉर्मली फंक्शन f(x) से मुलाकात होने वाली है, तो उसका कुछ बताओ यार, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना। 1-1 का मतलब हमारा फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है
तो आपका 100% 1 1 होगा। या सबसे आसान तरीका बताऊं तो सबसे आसान तरीका, अगर आप कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो हॉरिजेंटल लाइन फंक्शन को मैक्सिमम एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है तो वो 1 1 फंक्शन है। मैक्सिमम 1 मतलब वो नहीं भी इंटरसेक्ट कर सकती है, ध्यान रखिए, वो तो डोमेन रेंज पे डिपेंड करता है। और मतलब एक फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन इट इज़ 1 1। इसमें डिफरेंशिएशन को लेकर, डेरिवेटिव्स को लेकर बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि एक एक क्लास में आपको समझाना है मेरे को कि dy बाई डी एक्स से 1 1 कैसे डिसाइड करेंगे। मतलब डी वाई डेरीवेटिव से आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और इक्वालिटी 0 सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट पर होना चाहिए। अगर इंटरवल में डेरिवेटिव 0 आ गया मतलब उस पूरे इंटरवल में फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। और मिनिमम कैसे चेक करेंगे, तो मिनिमम दोस्तों चेक करने का है तरीका कि मैक्सिमम मिनिमम अगर किसी क्वेश्चन में आ गया तो भैया वो मिनिमम कन्फर्म हो गया। तो मैक्सिमम मिनिमम मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों दिख जाए तो वो अपने आप मिनिमम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये भी आपको ऑन टू कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग सीधे सीधे भैया रेंज निकालेंगे। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गया, ऑन टू चेक करने के दो मेथड होते हैं दोस्तों। पहला मेथड होता है कि आप सीधे सीधे रेंज निकालो जो सबसे आसान है, और वो कोडोमेन के अगर इक्वल आ गया तो आपका कहा जाएगा कि फंक्शन इज़ ऑन टू, अदरवाइज इन टू। एक और तरीका है, जैसे हम आपको बता रहे थे कि ऑन टू कन्फर्म करना है तो आप क्या करिए, सेट बी का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट मान लीजिए जनरल, और ये दिखा दीजिए कि उस एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, जिस प्री इमेज पे आपकी वैल्यू वो मिल जाएगी। तो आप कह सकते हो कि आर्बिट्री एलिमेंट के लिए आपने दिखाया है प्री इमेजेस, इसका मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब यहाँ के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब ऑन टू है। और अगर हम ये काम नहीं कर पाते हैं तो फंक्शन आर इन टू। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब अपना लिखिए हेडिंग नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, अगला जो अपना क्लासिफिकेशन है, हम दोनों को अगर कंबाइन कर दें 1 1 ऑन टू को, तो देयर आर 1 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू को, तो इसमें 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो 1 1 ऑन टू, जैसे हमने पहला बताया है 1 1 ऑन टू फंक्शन, जिसमें सबके डिस्टिंक्ट इमेजेस है और सभी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। एक होता है मैनी 1 1 इंटू, मतलब सभी के सभी की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ छूट गया। तीसरा होता है मैनी 1 ऑन टू, मतलब दो की मिनिमम सेम इमेज मिलेगी और यहाँ के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। और मैनी 1 इंटू मतलब कि दो की मिनिमम सेम इमेज मिलेगी और यहाँ पे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, ये हर जगह मैंने फंक्शन लिखा है f फ्रॉम a टू b, इसको याद रखिएगा क्योंकि हम इसके बाद आपको कवर कराने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल है और मैं इस चीज़ को पूछूंगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये चीज़ बताओ, जैसे कि पूरा हमने a टू b लिखा है चारों तरफ, अगर हम मान लीजिए कि एरो की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, b टू a हो जाएगा। तो अगर b से a देखें तो इसमें कौन सा चार डायग्राम में कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, एक बार देखते हैं। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा, ये इसके बारे में नहीं होगा क्योंकि इसकी दो दो इमेजेज हो जाएंगी ना, अगर उल्टा देखेंगे तो। यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि इसकी इमेज नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी दो प्रॉब्लम है, एक तो इसकी दो इमेजेज हैं और एक इसकी इमेज नहीं मिलेगी। तो इसको लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं इन्वर्स। जैसे इन्वर्स क्या होता है, एक नया टाइप का फंक्शन होता है। और एक चीज़ ये चारों डायग्राम से आपको कंफर्म हो जाएगा कि f इन्वर्स x तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन आपका 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। और दोस्तों जब फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है ना, तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। एक टर्म यूज होता है, क्या यूज करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, 100% ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि f इनवर्स एग्जिस्ट इफ़ f defined from a to b is 1 1 and onto function। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, 1 1 onto नहीं हुए, then f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर कि f इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन अपना a to b में क्या होगा, 1 1 भी कन्फर्म है, ऑन टू भी कन्फर्म है। ये डेरिवेटिव से 1 1 ऑन टू कैसे करेंगे ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज हम लोगों का काम क्या है कि पहले बेसिक जो फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ बना लें,
और फिर उनके डोमेन रेंज भी याद कर लें। तब फटाफट करते हैं, सभी बेसिक फंक्शन बनाएंगे, सबके डोमेन रेंज आपको याद रखना है दोस्तों। ये जब मैं अगली क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा और एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ बताऊंगा, तो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम बेसिक पार्ट कर रहे हैं, कल आपका सारा जो होता है ना कंसेप्ट, सारा जकीरा, वो सारा जकीरा कल मिल जाएगा आपको, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। वो क्लास जब भी हो, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बता दी। एफ इनवर्स भी बता दिया। तो इनवर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्टेन डोमेन और कोडोमेन रेंज डिफाइन कर देंगे, जिसमें फंक्शन आपका 1 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, जिसको हम लोग टर्म यूज़ करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यूज़। आपको याद होगा ना प्रिंसिपल वैल्यूज़। तो वहाँ पे इसीलिए ये आता है, क्योंकि उस अगर इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो वो आपके 1, 1, 2 नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग एक डोमेन और कोडोमेन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिससे फंक्शन आपका 1 भी हो जाए, 1 भी हो जाए, और उसी डोमेन और कोडोमेन को टर्म को हम लोग जो डोमेन रेंज वाला सेक्शन होता है, जैसे -π/2 से +π/2 साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है, तो उसी को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें बस यही लिखा है IIT JEE के सिलेबस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ब्रैकेट में लिखा है प्रिंसिपल वैल्यूज़ ओनली, मतलब सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। तो देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मुझे बताना है जो बार बार पूछा जाएगा। एक होता है आपका टर्म डोमेन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे कोई फंक्शन दिया है तो उसका डोमेन क्या लिखते हैं, और डोमेन आपके 2 तरीके के होते हैं। पहले एक एक चीज़ मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका नेचुरल डोमेन, और एक होता है नेचुरल डोमेन, और एक होता है आपका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, या इसको सिंपली डिफाइंड डोमेन कह सकते हैं। डिफाइंड डोमेन, या जिसको आप रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कहा जा सकता है। और ये क्या है बेसिकली, तो डोमेन बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे ऐसे कौन से सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स हैं जिसके लिए रूट एक्स की वैल्यू रियल आएगी। तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज़ रियल व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये हर वैल्यूज़ के लिए आपका डिफाइन मिलेगा, रियल आनी चाहिए वैल्यू। और इसका अगर रेंज की बात करें, तो अगर रेंज क्या होता है, डोमेन से ही आता है। डोमेन आपका अगर 0 से इन्फिनिटी है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की भी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी आएगी, तो ये भी आपका आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, जैसे हम लोगों ने पैराबोला पढ़ा था ना, y² = 4x, तो उसका अपर वाला पार्ट सिर्फ, तो ये y = स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो डोमेन और रेंज की आप सिंपल डेफिनेशन लिख लीजिए। तो डोमेन की डेफिनेशन होती है, जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है y = एफ ऑफ एक्स, या इसको ऐसे डील करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें फंक्शन को एज ए मशीन की तरह डील करना है। तो ये x है और ये आपका एफ ऑफ एक्स है, क्लियर ब्लॉक डायग्राम से। तो यहाँ पे आप कौन से कलेक्शन ऑफ x लिखोगे जिससे ये वैल्यू आपकी रियल मिले, तो इसी को कहते हैं, यहाँ के कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं, डोमेन। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिलेगी उनका कलेक्शन अगर बना दें, मतलब उनका अगर हम सेट बना दें, तो उसको क्या कहेंगे, रेंज। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आउटपुट जो होता है वो आपका इनपुट से डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट से कोई मैं मशीन लाता हूँ और बोलता हूँ कि आउटपुट बताओ। मैंने क्या कहा, मार्केट से मैंने कोई मशीन उठा के लाया और बोला कि आउटपुट बताओ, मतलब रेंज बताओ। तो कहोगे कि सर पहले इनपुट तो देख लें कि वो जूस की मशीन लाए हैं, आटा चक्की लाए हैं, या क्या लाए हैं, क्योंकि इनपुट के अकॉर्डिंग हम आउटपुट डिसाइड करेंगे। तो रेंज से पहले दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि होता है आपका इनपुट। जब भी रेंज का क्वेश्चन आए तो पहले आपको डोमेन को देखना ही होगा। और डोमेन के लिए क्या देखना होगा, तो डोमेन के लिए देखना होगा कि द कलेक्शन ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज़ रियल। एफ एक्स अगर रियल नहीं है तो फिर उसको डोमेन में काउंट नहीं करेंगे, उस सेट ऑफ वैल्यूज़ को। इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे x की कौन सी वैल्यू जिसके लिए ये रियल मिले उसको डोमेन कहेंगे, और ये जिसका जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ मिलेगा उसको रेंज कहेंगे, क्योंकि हर मतलब सेक्शन में आएगा। तो डोमेन की डेफिनेशन आप लिख लीजिए और इसको याद रखिए, एक रटी रटाई डेफिनेशन होती है। डोमेन की डेफिनेशन ये है कि द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स
फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स होगा यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी दोस्तों, फॉर विच एफ एक्स इज़ रियल। और एक चीज़ मैं बता दूं, ज़्यादातर कई स्टूडेंट जो देख रहे हैं वीडियो को वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो रहे हैं। अगली क्लास में जेई मेन का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और ये अगर नहीं आया ना तो वहीं पे उठा के आप लोगों को फिर बताऊंगा मैं, है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरा यही है कमिटमेंट कि आप लोगों को अब की बार 200 पार करवाना है ना। कई तो सोचेंगे यार क्या लिख रहे हैं यार, टाइम पास, मतलब चखना बना रखे हैं वो सब, मैंने एक बार मिल जाए और खा जाएं हम। IIT जेईई स्पून फीडिंग नहीं है दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ेगा तब कुछ पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। लोग बोलते रहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं कुछ पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज़ रियल और डिफाइंड is called domain of fx, domain of is called domain of fx, है ना। ये तो हमने बता दिया। और दूसरा क्या है, रेंज के लिए लिख लीजिए, रेंज के लिए रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो अब इसमें एफ एक्स के कलेक्शन के बारे में बात होगी। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसे शॉर्ट नोटेशन में लिखा हूँ, ये डी ऑफ एफ बेसिकली एक सेट है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। डोमेन, अगर एक्स की वैल्यू डोमेन में लाई कर रही है तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, उसी को कहते हैं हम लोग रेंज। अब हमने डोमेन के बाद ये दो चीज़ें लिखी थी, अब ये क्या है भाई, इसको देखते हैं। नेचुरल डोमेन का मतलब होता है दोस्तों कि जो नेचुरलिटी है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, आप कहो ना कहो डोमेन ये हो जाएगा। एक होता है डिफाइंड डोमेन या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम मैनमेड होता है, आप मैनमेड डोमेन भी कह सकते हैं कि हम, अब मैं पूछता हूँ कि आपको फंक्शन दिया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और एक्स की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी लाई कर रही है, तो रेंज बताओ, तो 0 से इन्फिनिटी नहीं कहेंगे। अगर एक्स 4 से इन्फिनिटी है तो स्क्वायर रूट लेने पे 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उसको कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड। तो ये भी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर ये नहीं दिया है तो हम लोग हमेशा इसको कंसीडर करेंगे, मतलब ये कह सकते हो एक प्रकार से कि ये डिफ़ॉल्ट केस है, जब तक कुछ नहीं मेंशन किया जाता है तब तक हम लोग नेचुरल डोमेन के बारे में बात करते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं। अब मैं फटाफट सभी प्रकार के आपके फंक्शन लिखता हूँ, डोमेन लिखते हैं, रेंज लिखते हैं, उनके ग्राफ याद कर लेते हैं, और अगली क्लास में जब भी मुलाकात होगी तो अगर ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत होगी दोस्तों। और पूरा फंक्शन कंप्लीट करूँगा अगली क्लास में। आपने हाइपरबोला, वेक्टर 3D की जो क्लासेस देखी हैं ना, उसी तरह की बड़ी सी क्लास होगी और सारा चीज़ कवर कर देंगे A to Z। लेकिन उसके लिए क्या करना, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये सारी चीज़ें लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, अगला होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, और इसकी डिफाइनेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, एक्स। क्लियर। अगर हम फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमेशा y वर्सेज x का ग्राफ बनाते हैं, या x वर्सेज y का, तो हम लोग कहेंगे कि f ऑफ x को हमेशा y ट्रीट करेंगे। तो ग्राफ बनाना हो तो आप क्या करिएगा, y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, ये एक ही लाइन है, y इक्वल टू एक्स या f ऑफ x इक्वल टू एक्स। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो x का वेरिएशन होता है, ग्राफ का सेक्शन आप देखिए, और उसमें x का जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, जिसमें x का वेरिएशन हो रहा है उसको कहेंगे डोमेन, और जो fx का वेरिएशन हो रहा है उसको रेंज। तो अगर इसका मैं बात करूं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r, और रेंज भी हो जाएगा आपका r। इसी तरह से फटाफट आपको सबको लिखना है, जितने बेसिक फंक्शन हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। अगर अगली क्लास में दिक्कत हुई तो फिर पूछना मेरे से। दूसरा होता है दोस्तों, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, उसके बाद आता है कांस्टेंट फंक्शन। एक एक करके जल्दी जल्दी निपटाइए। थोड़ा बोर फील कर रहे होंगे, लेकिन ये नहीं याद रखेंगे तो अगली क्लास में आपकी बैंड बजनी तय है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी, वेयर सी इज़ कांस्टेंट। अगर देखो आगे और बात करें आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में, नाम क्यों पड़ा है इसका आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मतलब जो जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट, मतलब जैसा मैं हूँ वैसा आप हैं,
मतलब जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, आइडेंटिसिटी है ना, आइडेंटिटी है, आप कह सकते हो आइडेंटिकल है, तो इनपुट जो रखेंगे वही आउटपुट मिल रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन में 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे 2, 3 रखेंगे 3, पाई रखेंगे पाई, √2 रखेंगे √2, इसलिए इसका नाम पड़ा है आइडेंटिटी। और ये इन्वर्स डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा होता है कांस्टेंट। भैया कोई भी इनपुट रखो, आएंगे तो हम कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरह से बनता है। y = c का ग्राफ कैसे बनाए थे? तो इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका जो डोमेन है वो आ जाएगा r, ये हमेशा डिफाइंड है। और जो रेंज है वो क्या आ जाएगा? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है और वो एलिमेंट का नाम है c। तो ये रहा आपका आइडेंटिटी फंक्शन और दूसरा हो गया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0। इस बात को याद रखिएगा। और कांस्टेंट फंक्शन क्या है? मेनी वन टाइप का फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? वन टाइप का फंक्शन है। ये सारी चीज़ें देखते रहेंगे तभी तो याद होंगी ना। अब लिखिए अपना अगला पॉइंट, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो दोस्तों, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r, इस तरह से लिख सकते हैं। a0 x⁴n, a1 x⁻n−1, a2 x⁻n−2, मतलब यहाँ जो सब्सक्रिप्ट है पावर में n माइनस है, मतलब n-2 है तो n-2, 1 है तो n-1, 0 है तो a0 है तो n-0, और इस तरह से अप टू an, जहाँ पे वेयर a0, a1, a2 ये सब आपके आर कॉन्स्टेंट्स एंड a0 की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। हाईएस्ट पावर ऑफ x का जो कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होता है उसी को दोस्तों कहते हैं डिग्री। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 3, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? 4, लीनियर की डिग्री क्या होती है? 1, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? 0। दैट इज़ द पॉइंट। और n जो होता है वो आपका होल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल f(x) तो x बना ही लिए हैं। अगर हम सिंपलेस्ट रेशन इस सब का एग्जाम्पल बनाएं तो y = x², तो y = x² इज ए अपवर्ड पैराबोला। ये सब ध्यान रखिएगा, इनइक्वलिटी में काम आएगा। क्लियर? f(x) = x³, इन सब के फटाफट ग्राफ बनाइए। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 1 on 2 समझने में आपको हेल्प करेंगे। तो ये y = क्या है? x³ है। इस तरह के आपके ग्राफ याद होने चाहिए, है ना। अगर इसी की बात करें तो इवन डिग्री की पॉलिनोमियल है। इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, रेंज r, और रेंज क्या है? रेंज है आपका 0 से इन्फिनिटी। ध्यान रखना इसको r+ नहीं कहते, r+ में आपका 0 छूट जाता है। यहाँ पे डोमेन क्या है? तो r है, और रेंज क्या है? तो वो भी आपका r है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। जनरल डेफिनेशन ये है, और इसमें आपको f(x) = x² और f(x) = x³ के ग्राफ याद होने चाहिए। वैसे ax² + bx + c, और आपके क्यूबिक में कोई क्यूबिक हो तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अब इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है दोस्तों? f(x) = p(x)/q(x), p(x) / q(x), where p(x) and q(x) are polynomials, and q(x) not equal to 0, इसी को कहते हैं रेशनल फंक्शन। जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था तो उसमें आया था रेशनल फंक्शन, जिसमें इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, एवरीथिंग हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये अदर टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। हमने पहले वहीं सेक्शन स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज कैलकुलस स्टार्ट होता है आपका फंक्शन से, लेकिन हमें स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी थी तो इसलिए हम कर रहे हैं। अब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में क्या है कि आपको फंक्शन के बारे में अवेयरनेस होनी ही चाहिए। एक बार देखे रहेंगे तो हमारे लिए एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे इसके एग्जांपल सिंपलेस्ट रेशनल फंक्शन के बारे में बात करें तो f(x) = 1/x, और ये 1/x क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा है xy = c², तो ये उसी टाइप का है आपका रेशनल फंक्शन। इसके बाद अगला लिखिए हेडिंग सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है ना। कई इसको सिंघम करते रहते हैं। तो f(x) = सिग्नम SGN(x), और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होती है? ये एक स्पेशल फंक्शन है। अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो उसका सिग्नम आएगा 1,
और अगर वैल्यू 0 है तो उसका सिग्नम 0 आएगा, और नेगेटिव x के सिग्नम -1 आएंगे। और इसका अगर ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ बनता है ये x, ये y, तो ये ऐसे बनाएंगे इस तरह से, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज्ड, और यहाँ पे फिर इस तरह से ओपन। ये लाइन y = 1, दिस इज़ y = -1, है ना। और इसका अगर हम डोमेन और रेंज के बारे में बात करें तो इसका डोमेन हो जाएगा R, और रेंज में आप देख रहे हैं कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ 3, -1, 0 और 1। तो इसको आपको याद रखना है। ये रहा सिग्नम फंक्शन। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अगली क्लास में नहीं याद हुआ ना तो फिर बताएंगे। तो ये हो गया रेशनल फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। इसके बाद आप हेडिंग लिखिए। इसके बाद आप क्या लिखोगे, तो मॉडुलस फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इन सबको निपटाओ आज। तो लिखिए मॉडुलस फंक्शन, ये हो गया आपका। तो देखिए दोस्तों, मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या है, तो f(x) = इसको लिखते हैं मॉडुलस ऑफ x, और इसकी वैल्यू x होती है फॉर x > 0, और -x होती है फॉर x < 0। क्लियर। कल हम लोग मतलब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखेंगे, और इसका ग्राफ होता है इस तरह से। ये y = x लाइन है, दिस इज़ y = -x। क्लियर। इधर क्या है, इंक्रीजिंग, और ये क्या है, डिक्रीजिंग। अगर इसका हम डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और इसका जो रेंज है ये क्या आएगा बताइए, जल्दी बताइए, 0 से इन्फिनिटी। इसको कहते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन। अगला होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। मॉड में एक दो चीज़ें हम बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसा कि हम लोग को पता है कि mod of x < = a है, और a अगर आपका पॉजिटिव नंबर है तो ये इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है x बिलोंग्स टू -a to a, जिसको हमने आपको कई जगह यूज़ भी कराया है। दूसरा है कि mod of x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन a आ गई तो x की वैल्यू आएगी क्लोज इंटरवल -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी, है ना। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा होता है कि अगर a भी पॉजिटिव है, a और b दोनों लिख लेना, और a भी पॉजिटिव है और इस तरह का कुछ दिया है ना, mod of x a से b अगर लाई कर रहा है तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -b से -a यूनियन a to b। क्लियर। इसमें और भी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन इतना मोर देन सफिशिएंट है फॉर JEM, है ना। JEE एडवांस में कभी कभार एक दो चीज़ें नहीं आती हैं, तो जिसको हम कराएंगे ना, आप हमारे ऊपर पेशेंस रखिए। हम आपको अगली क्लास में ही फंक्शन से कहते हैं ना, तृप्त कर देंगे। इतना तृप्त कहोगे कि सर बहुत हो गया फंक्शन, मतलब लाइफ में हमने पहली बार ऐसे फंक्शन पढ़ा हुआ है। तो अगली क्लास का वेट करिएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें याद होंगी तभी हो पाएगा, अदरवाइज क्लास हो जाएगी इतनी बड़ी। तो अगला आप हेडिंग लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब f(x) = इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, वेयर क्या लिखते हैं इसको, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दैन और इक्वल टू x, लेस दैन और इक्वल टू x। मतलब आपको क्या करना है, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है तो सबसे आसान तरीका मेरे भाषा में सुनिए। आप उस नंबर पे खड़े हो जाइएगा, लेफ़्ट साइड में टर्न मार दीजिएगा -∞ की तरफ। जो पहला इंटीजर आए दोस्तों वहीं रिपोर्ट कर देंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देख के बताता हूँ। हम लोग 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना चाहते हैं, तो हमने आपको ये सिखाया है कि 5 और 6 के बीच में आता है 5.2। इसमें मान लीजिए आपके विवेक सर यहाँ पे खड़े हो गए, ये मैं ही हूँ, है ना, और मैं कहा कि इधर -∞ की तरफ जाना है, मेरे को पहला इंटीजर कौन मिलेगा, तो आप कहोगे 5 मिलेगा। ये अगर हम उसी इंटीजर पे खड़े हैं तब तो सेम वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे, और नहीं तो जो लेफ़्ट साइड में पहली वैल्यू दिखेगी उसी को बोलते हैं। इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दैन और इक्वल टू x क्यों पड़ा है, तो दोस्तों लेफ़्ट साइड में जितने इंटीजर हैं उन सब में ग्रेटेस्ट कौन है, लेस दैन और इक्वल टू x में, तो कहोगे कि 5 ही है, क्योंकि 4 जो है 5 से छोटा है, तो सबसे ग्रेटेस्ट आपका 5 ही हुआ ना। राइट साइड में तो लिमिटेशन ही नहीं है, आप कहोगे इन्फानाइट तक जाओ आप, तो कोई बोलेगा इन्फानाइट क्या होता है, इन्फानाइट तो रियल नंबर है नहीं, वो तो जस्ट एक सिंबॉलिक नोटेशन है।
तो लेफ़्ट साइड में हम डिसाइड कर सकते हैं ग्रेटेस्ट कौन है, इसीलिए इसका नाम है, और यूनिक आउटपुट देना है इसीलिए ऐसा नाम पड़ा है। और इसका जो ग्राफ होता है, आप लोग फटाफट ग्राफ बनाइए, कई स्टूडेंट को इसमें बहुत दिक्कत होती है, तो आप अच्छे से बनाइएगा। इस तरह से बनाते हैं ना इसको, है ना ग्राफ, ये डार्क मतलब क्लोज्ड और ये एरो मतलब ओपन, है ना। आप अच्छे से बनाना इसको, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 2 और ये हो गया 3, इधर भी ये 1, है ना, ऐसे रेफरेंस के तौर पे लिख देता हूँ, ये 2 है ये 3, इधर कैसे बनाते हैं इस तरह से। और ये होता है आपका स्टेयरकेस फंक्शन। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं दोस्तों, आप चाहें तो उसमें से 1-2 लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की जो वैल्यूज़ होती है उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है 0 अगर x आपका इंटीजर है, और -1 अगर x की वैल्यू नॉन इंटीजर है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें होती है कि अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हम m को ऐड कर देते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m आ जाएगा, प्रोवाइडेड m इज़ एन इंटीजर, अदरवाइज़ ये m बाहर नहीं होगा। क्लियर। तो ये और तीसरी प्रॉपर्टी ये है इसकी कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x होगा और ग्रेटर देन ये x माइनस 1 होगा। क्लियर। तो ये 3 जो होती हैं वो मेन प्रॉपर्टी है जो आपको किसी भी आपके टॉपिक में यूज होगा कैलकुलस के। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे अगर डोमेन लिखना हो तो क्या लिखोगे R, और रेंज क्या है तो सेट ऑफ इंटीजर्स, तो रेंज को आप Z लिख सकते हैं, और Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में आपको जानना है। ये जो लेफ़्ट घूमने वाली टेक्निक बताया है ना, इसको याद रखिएगा। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, भले देखने में इंक्लाइंड दिख रही है बोर्ड पे मेरे, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो इस तरह से हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगली हेडिंग आप लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो देखिए दोस्तों, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू, इसको ऐसे डिनोट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विच इज़ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्लियर। जहाँ पे ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो भी ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, और ये पीरियोडिक फंक्शन होता है ना। ये 1, इस तरह से ये 2, फिर यहाँ पे आओगे तो ये आपका इस तरह से बनेगा। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, इन सब की इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 1। कॉम्प्लिकेटेड होगा इसलिए नहीं लिख रहे हैं। क्लियर। तो इसका ग्राफ हमने लिख दिया, इसका डोमेन लिख डालिए, तो डोमेन हो जाएगा आपका R, और रेंज हो जाएगा आपका, क्या लिखोगे रेंज, तो क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में, 1 पे ओपन इंटरवल है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें भी कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, इसकी 2 वैल्यूज़ आती हैं, और वो वैल्यू 0 हो जाएगी अगर कोई x अपना इंटीजर होगा, और इसकी वैल्यू 1 होगी अगर x की वैल्यू नॉन इंटीजर होगी। ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू -1 किए थे फॉर नॉन इंटीजर, और 0 किए थे फॉर इंटीजर। यहाँ पे 0 और 1 है। अगली चीज़ ये होती है दोस्तों कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कोई इंटीजर ऐड करें, जो कि हम लोग बायनोमियल में बहुत सारे जेईई मेन वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं, और कई अच्छे अच्छे बच्चे कहते हैं ना, जिन बच्चों के 200 के ऊपर नंबर पाते हैं, कहते हैं कि सर ये क्या हुआ, कुछ तो बताओ यार, क्या हुआ कैसे हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको ये प्रॉपर्टी याद ही नहीं आती है एट अ मोमेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक है और भूलना नहीं है आपको। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस m, प्रोवाइडेड m इज़ पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी इंटीजर हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमने डोमेन रेंज लिख दिए, ग्राफ बना दिए, पीरियोडिक फंक्शन होता है ये भी लिख ही लो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज़ पीरियोडिक विथ पीरियड कितना, तो 1। पीरियड वो लेंथ होता है दोस्त जहाँ पे चीज़ें सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होते आती हैं। तो ये 1 के बाद रिपीट कर रहा है, और इनको नाम नहीं लिखा हूँ, वो 1 2 3 इधर -1, ये सब आप फॉर्मेलिटी कर लीजिएगा। ये सब तो आप हमसे कराएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बता दिया आपको। अब अगला हेडिंग लिखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो दोस्तों, f ऑफ x की वैल्यू होती है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है a की पावर x, जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 होता है। अगर 1 लेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की तरह वेरी नहीं करेगा, इस वजह से हम लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं।
और दूसरी वजह होती है कि यहीं से लॉगरिथमिक फंक्शन की स्टार्टिंग होती है, तो वहाँ पे भी बेस की वैल्यू 1 रेस्ट्रिक्टेड रहती है, नहीं होती है। तो यहाँ पे दो केस बन जाते हैं दोस्तों। एक होता है a अगर 1 से ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू 2 की पावर x, तो इसका जो ग्राफ बनाते हैं वो इस तरह से बनता है, क्लियर। और अगर आपका केस 2 होता है, अगर बेस आपका फ्रैक्शनल है, जैसे फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू 1/2 की पावर x, तो इसका जो ग्राफ बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, क्लियर। और ये सब आप फॉर्मेलिटी कर लीजिएगा, 0,1, दिस इज़ ऑल्सो 0,1 एंड दिस इज़ y इक्वल टू 2 की पावर x एंड दिस इज़ y इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -x। अगली क्लास में मैं ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। x को -x करने से क्या होता है, पूरे अपने कर्व को y एक्सिस के अबाउट 180 से रोटेट कर देते हैं, यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको फटाफट लिख लीजिए। और जहाँ तक इसके डोमेन का सवाल है दोनों के, तो डोमेन क्या है दोस्तों, तो रियल नंबर है। और रेंज हमेशा देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो जिसको आप r+ लिख सकते हैं, या इसको ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी लिखा जा सकता है। तो ये रहा। और ये आपका डिक्रीजिंग है, आप कह सकते हो दिस इज़ डिक्रीजिंग। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे ना तब काम आएगा। और दिस इज़ इंक्रीजिंग, इसका मतलब कि अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग, बेस 1 से और 0 के बीच में है तो डिक्रीजिंग। यही चीज़ स्टूडेंट बार बार भूल जाते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, उनको बहुत परेशानी होती है दोस्तों। तो आपको भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए भूलेंगे नहीं। अब अगली हेडिंग आप लिखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखिए दोस्त, लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है f ऑफ x इक्वल टू, वैसे हम लोगों ने लॉगरिथम में बहुत कुछ पढ़ा रहता है, f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, जहाँ पे आपका a पॉजिटिव होता है और a नॉट इक्वल टू 1 होता है, और अपना बेस भी पॉजिटिव ही होता है, क्लियर। और इसके भी दो ग्राफ बनते हैं आपके, अगर 1 से ग्रेटर है बेस, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e, जिसको हम लोग शॉर्ट में ln(x) लिखते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है दोस्तों वो इस तरह से बन जाता है, और ये होता है अपना 1,0, जो हम लोगों ने कई बार बनाया भी है। और ये इंक्रीजिंग है। और दूसरा है केस 2, आपका जब बेस की वैल्यू 1 से 0 और 1 के बीच में होती है, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस 1/2, और इसको हम लोग log की प्रॉपर्टी से -log ऑफ x टू द बेस 2 लिख देते हैं। तो इसका जो दोस्तों ग्राफ बनता है ना, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस वो इस तरह से बन जाता है, और ये हो जाता है 1,0। ये क्या है, डिक्रीजिंग भाई साहब हैं, है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। और ये कौन है, इंक्रीजिंग है और बिलो टेंजेंट वाले हैं, मतलब इनका अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आएगा, <0 आएगा फॉर ऑल x। आप चेक कर सकते हैं, पहली बार डिफ्रेंशिएट करोगे 1/x, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करोगे -1/x²। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्लियर। और जैसे कि देखो, ये ln(x) का नहीं है, जो भी बेस अपने 1 से ग्रेटर होंगे ना, उन सब के ग्राफ इसी तरह से बनाएंगे। उसी तरह से जो भी बेस आपका 0 से 1 के बीच में होगा ना, उन सब का ग्राफ इसी तरह से बनाएंगे। दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द की पॉइंट, दैट इज़ द की पॉइंट। और की पॉइंट ही क्या है, की पॉइंट ही क्या है, IIT है, उससे मत जाइए इधर उधर, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आपको ध्यान रखना है, की पॉइंट पे ही JEE मेन और JEE एडवांस टारगेट करता है। तो ये आपका इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे जब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और यहाँ पे आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, हमने बेसिक फंक्शन कवर करा दिए। अब इसमें अपने इन्वर्स ट्रिगो के 6 हैं और टिग्नामेट्री वाले 6 हैं, तो उनको भी निपटा ही देते हैं। तो आप लिखिए ग्राफ ऑफ टिग्नामेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ टिग्नामेट्रिक फंक्शन, जिसमें पहला होता है दोस्तों f ऑफ x इक्वल टू साइन x। इसका ग्राफ ये तो बचपन से ही आप लोगों को आता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसको फटाफट बना डालिए, इस तरह से बनता है ये, है ना, बड़ा अच्छा लगता है बनाने में। और ये सब क्या है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे मूव कर जाना इधर, -पाई, ये -2 पाई। ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1, डोमेन होता है R, रेंज होता है -1 से 1। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, डोमेन इसका है R और रेंज क्या है, रेंज है इसका दोस्तों -1 से 1। और ये होता है पीरियोडिक, पीरियोडिक है,
और इसका जो पीरियड है वो कितना होता है 2 पाई। ये जो पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे ना तो उस समय हेल्प आएगा। अब यहाँ नहीं पढ़े रहेंगे तो वहाँ मजबूरन ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आज पढ़ रहे हैं बेसिक तो पूरा बेसिक ही निपटाइए, है ना। ये पहला है। दूसरा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, इनको भी भाई साहब को निपटाओ। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। फटाफट बना डालिए। ये 0 पे 1 होता है तो ऐसे बनाएंगे और इस तरह के लूपिंग कर देंगे। ये ध्यान रखना सेम लेवल पे हैं, देखने में नहीं लगेंगे, ऊपर नीचे लगेंगे। और ये आपके ऑड π/2 होते हैं, 3 π/2, 5 π/2, है ना। इस तरह से ये -π/2। और कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा, मतलब जैसा राइट वैसा लेफ्ट, तो इसको कहते हैं इवन फंक्शन, है ना। तो इसका भी डोमेन लिख लीजिए। डोमेन है R, जो रेंज है वो -1 से 1 है, और इसका जो पीरियड है वो कितना है दोस्तों 2 पाई। तो ये हमने साइन और कॉस को निपटाया। अब निपटाइए आप टैन को और कॉट को। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टैन। टैन होता है साइन बाई कॉस। इसका जो डोमेन लिखते हैं वो लिखते हैं डोमेन, ये लिखा जाता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्लियर। जहाँ पे n अपना कोई भी इंटीजर हो सकता है, और इसका रेंज होता है r। और जहाँ तक इसके ग्राफ का सवाल है दोस्तों, इसका ग्राफ हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये π/2 पे लाइन बना दीजिए, है ना, और ये ऐसे बन जाता है। और ये पाई के बाद रिपीट करेगा, तो वही चीज़ हम लोग पाई के बाद ऐसे रिपीट कर देंगे। क्लियर। तो इस तरह से बनता है, आपको बेसिक आइडिया मिल जाए। और ये सब π/2 होता है दोस्तों, अच्छे से आप लिखना है। ये पाई है, ये आपकी लाइन जो थी वो 3 π/2 की थी। उसी तरह से ये -π/2 है, और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका जो रेंज है वो क्या दिख रहा है आपको, रेंज ये क्या दिखा बताइए। तो आप कह सकते हो कि सर R के इक्वल दिख रहा है रेंज। फोर्थ पॉइंट दोस्तों होता है y इक्वल टू कॉट ऑफ x। इसको भी निपटा ही दो। तो ये होता है इस तरह से, ये y, ये π/2 इसे, ये इस तरह से। तो ये ऐसे बनता है दोस्तों y इक्वल टू, ये π/2 पे 0 होता है, ये 0, और ये आपका पाई। और यही चीज़ हम आगे बनाएंगे इस तरह से। देखिएगा कैसे, इसको पाई पे शिफ्ट किए, अब ये 3 π/2 हो गया। और ये पीछे भी बना सकते हैं, हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं, आप भी आराम से बना लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। ये भाई साहब डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर आता है, इसका माइनस कोसेक स्क्वायर आता है। मतलब हमेशा नेगेटिव आता है, तभी तो ये डिक्रीज मार रहा है ना, और रिलेट भी कर रहा है। तो ये हो गया आपका टैन और कॉट। सेक और कोसेक मैं ही बनाऊँ, चलिए उसको भी बना ही देते हैं। तो लिखिए y इक्वल टू सेक ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू कोसेक ऑफ एक्स। लेकिन इसका डोमेन रेंज नहीं लिखा आपने, तो इसका डोमेन लिखिए। ये हो जाएगा r माइनस क्या हो जाएगा n पाई, जहाँ पे n इंटीजर है, और मतलब वो एलिमेंट्स रिमूव होंगे जहाँ पे साइन 0 हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका रेंज है आपका ऑल रियल नंबर। क्लियर। और इसका जो पीरियड होता है कहाँ गया, ये इसका पीरियड भी पाई, और इसका भी पीरियड कितना होता है आपका पाई के इक्वल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों y इक्वल टू सेक ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनता है, ये क्या होता है कि ये रेफरेंस लाइन होती है, ठीक ना। ये आपका -1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा हमें अच्छे से बनाना होगा, इसको नीचे बनाता हूँ, है ना। ये कॉस और सेक का ही भाई है, आप कह सकते हो कि कॉस और सेक भाई भाई। तो ये हो गया आपका, ये देखिए ये π/2, ये भी आपका π/2 पे लाइन, तो ये π/2 हो जाएगा। ये कहोगे कि π/2, और इसको पाई कह देंगे। इधर क्या करेंगे 3 π/2, है ना, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई। इधर देखते हैं तो इधर -π/2, ये सेम इंटरवल पे है, देखने में जो भी लगे। तो कॉस 0 होता है 1, तो सेक 0 भी 1। तो इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं दोस्तों, इस तरह से। उसी तरह से ये -1 होता है, तो ये इधर आएगा, इधर नीचे लूप। मतलब जिस रेंज में आपका कॉस है उस रेंज से सेक बाहर है, यही होता है इसका की पॉइंट। इधर भी बना सकते हैं एक लूप और। तो ऐसे बनता है ये, इसको याद रखिएगा। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ये वाली सेक्शन की, वो -1, और ये वैल्यू क्या होती है, ये -1 और ये +1। तो इसका डोमेन लिखते हैं दोस्तों, डोमेन लिखते हैं इसका r माइनस सेक है तो 1/cos, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2।
तो यहाँ 2n+1 टाइम्स π/2 n इंटीजर, और जो रेंज है वो आपका आएगा -∞। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, रेंज इज़ -∞ to -1, क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। क्लियर। तो ये रहा आपका सेक ऑफ एक्स, और इसको बना लीजिएगा अच्छे से, नहीं बनाना तो फिर समझ लेना। कल हम डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे, और जिन बच्चों को दिक्कत होगी ना तो फिर मैं बताऊंगा उनको, ये डोमेन रेंज ही काम आएगा वहाँ पे। अब आप लिखिए कोसेक ऑफ एक्स। तो देखो दोस्तों, इसको हमने ऑलरेडी कुछ रेफरेंस चीज़ें बना रखी हैं। ये हम लोग लिखने जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक ऑफ एक्स का। तो इसका ग्राफ होता है ये, दिस इज़ 1/sin x। sin x π/2 पे कितना होता है 1, तो π/2 पे 1 करेंगे, और इधर ऊपर टांग कर दिए इधर। अब यहाँ 3π/2 पे -1 ऐसे याद करिए, और पीरियडिकली रिपीट करते जाइए। जैसे ये लूप ऊपर गया तो यहाँ पे इस तरह से टांग खींच दीजिए इसकी, ऐसे ही आपको याद रखना है। मतलब पाई, इसको देखोगे ना तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो आपका जो कॉट का डोमेन था ना वही है r-nπ, यहाँ पे n इंटीजर है, और रेंज जो है वो आपका जो सेक का है वही चीज़ होगी, -∞ से -1, क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज टू इन्फिनिटी, और इसका जो पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा 2π, और सेक के आगे भी पीरियड लिख दीजिएगा 2π। तो ये रहे आपके ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ। ये मैं दोबारा नहीं बनवाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, और कल की क्लास में अगर दिक्कत हुई ना तो फिर मैं बताऊँगा आप लोगों को। इसको आप एकदम मग लेना अच्छी तरह से मग लेना, जितने बेसिक फंक्शन हैं। फिर देखना दोस्तों अगली क्लास में बहुत मज़ा आएगा और फील आ जाएगी एकदम। तो अब हम लोग लिखेंगे ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको भी निपटा ही दो क्योंकि वो भी सिलेबस में और पढ़ना ही है। तो लिखिए y = sin इन्वर्स x से लेकर y = कोसेक इन्वर्स x तक के ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो दोस्तों, y = sin इन्वर्स x का इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ये x ये y, और इसका ग्राफ ऐसे होता है इस तरह से। ये जो वैल्यूज़ है ये 1 है, ये वैल्यू -1 है, ये वैल्यू आपकी π/2 होती है, और ये वैल्यू -π/2 होती है। तो इसका जो डोमेन है ये होता है आपका -1 से 1, और जो रेंज है जिसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं रेंज, ये हो जाता है आपका -π/2 से +π/2, और ये कोई पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, ये साइन इन्वर्स है। दूसरा है आपका कॉस इन्वर्स x, इसको भी बना ही डालिए। तो इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों, तो ध्यान देना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसे मूव कर जाते हैं, है ना। ये फंक्शन ही है, थोड़ा हम सही से बनाएं इसको, तो अच्छे से आप लोग भी बनाइएगा। कॉस का ग्राफ बना रहे हो ऐसे समझना। तो ये है -1, ये है 1, है ना, यहाँ पे क्लोज रहता है। ये π/2 हैं अपने भाई साहब, और ये हैं अपने पाई। तो इसका भी जो डोमेन और रेंज होता है उसको लिख देते हैं। तो इसका डोमेन है आपका -1 से 1, क्लियर। और जो रेंज है जिसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं ये हो जाता है 0 से π तक। ये 2 हो गए। तीसरा होता है y = tan इन्वर्स x, f ऑफ x = tan इन्वर्स x भी लिख सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है दोस्तों वो इस तरह से बनता है, जैसे कि हम लोगों को पता है ना। अच्छे से बनाते हैं इसको। तो एक बार और फिर से बना रहा हूँ। जैसे कई कह रहे हैं कि सर आप ड्राइंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बहुत गंदी ड्राइंग है आपकी, पसंद नहीं कर रहे हैं आपको, है ना। ऐसा नहीं दोस्तों, आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं ना एवरीथिंग फेयर इज़ लव एंड वॉर, एंड जे इज़ वर्ल्ड वॉर 3 नहीं, जे इज़ लव। तो ये चीज़ है। देखिए आपको ये x हो गया और ये y हो गया, तो ये आपका बन गया आपका tan इन्वर्स। इसको हम लोगों ने यूज़ भी किया हुआ है। तो इन भाई साहब का डोमेन क्या है, तो इनका डोमेन है r, और रेंज क्या है, तो रेंज लिखेंगे -π/2 से +π/2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर चौथा कैसे है, फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है दोस्तों, अपना कॉट इन्वर्स आएगा, तो वो इस तरह से बनता है ना। अब इसमें क्या होता है, ये पाई हो जाता है और ये π/2, और इन भाई साहब को ऐसे निपटा देते हैं। इसका जो डोमेन है वो r है, डोमेन इज़ r, और रेंज इज़ विच, द रेंज इज़ ओपन इंटरवल 0 से π, और ये ध्यान रखिएगा दिस इज़ x एंड दिस इज़ y, है ना। तो हमने चारों को यहीं पे निपटाया है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। ये डेरिवेटिव जब यूज़ करेंगे ना तो काम आएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। तो दैट
मस्ट बी मेमोराइज। जितने बेसिक फंक्शन हैं सबको मग लेना, क्योंकि ये जो स्टूडेंट नहीं याद किए रहते हैं उनकी कैलकुलस में बैंड बजती रहती है, और जो याद करते रहते हैं बेटा वो चिल मारते हैं, चिल, जस्ट चिल, वो चीज़ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और 2 बचे हैं उनको भी निपटा ही देते हैं, क्यों छोड़ें उन बेचारों को। सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स, देखिए उसको याद करने का तरीका क्या है। पहले ये बनाएंगे कोसेक इन्वर्स के लिए, इधर एक टांग खींच देंगे, एक इधर टांग खींच देंगे, यहाँ पे भी एक लाइन खींचेंगे, इसका इधर टांग खींच देंगे, इसका इधर। मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो मैं क्या कह रहा था कि पहले कोसेक इन्वर्स एक्स को सोचते हैं, सॉरी कॉस इन्वर्स एक्स को। तो कॉस इन्वर्स एक्स को हमने सोच लिया है ना, ये इक्वली स्पेस रहता है, देखने में नहीं लग रहा है, तो इक्वली स्पेस बनाइएगा। क्या बनाया था यहाँ π/2, ये पाई यहाँ पे हाईलाइट करिए, यहाँ हाईलाइट करिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर। कॉस इन्वर्स यहीं बनाया था ना मैंने, यहीं बनाया था, तो याद हो गया। तो इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन है दोस्तों -∞ से -1, ये -1 पॉइंट है और ये 1 है, यहाँ पे क्लोज्ड है। और रेंज क्या, -∞ से -1, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ डोमेन। आप लोग भी अच्छे से लिखिएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और रेंज क्या है, तो रेंज आप एक काम करिए, आप जो कॉस इन्वर्स का रेंज है उसी को लिखिए, और उसमें से भाई साहब अपने π/2 गायब हो चुके हैं, है ना, इनका स्वर्गवास हो चुका है। फिर छठा f(x) इक्वल टू क्या है, कोसेक इन्वर्स एक्स, और इसको 1/cos x नहीं लिखते हैं दोस्तों, ये तो छोटे बच्चों वाली बात हो गई, चिन्नी चोर वाली। तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो यू फर्स्ट ड्रॉ साइन इन्वर्स एक्स, तो ऐसे ही बनता है ना। अब यहाँ टांग पकड़ो, इधर खींच दो, यहाँ की टांग पकड़ो, इधर खींच दो, बस इतना ही होता है इसमें। ये तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये कहीं है नहीं रोल में। ये -1 और ये होता है आपका π/2 और ये -π/2। तो इसका डोमेन लिख लीजिए -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और इसका जो रेंज है वो क्या लिखेंगे, तो पहले साइन इन्वर्स एक्स का रेंज लिखते हैं। और इससे कौन गायब हो चुका है अपना, तो इससे दोस्तों गायब हो चुका है 0। तो इस तरह से हमने सभी ग्राफ बना लिए, है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, 1 फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, है ना, ये सारी चीज़ें देखा। और क्लासिफिकेशन, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ लिया। जितने बेसिक फंक्शन हैं सबके ग्राफ बना लिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ये ग्राफ ज़रूर याद करके आओगे, क्योंकि नहीं याद करके आओगे ना तो अगली क्लास में बैंड बजेगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि एक बार आप बेसिक पढ़ लीजिए, तब मैं अगली क्लास लूँगा ना तो एकदम फील आ जाएगी दोस्तों, एकदम कहते हो ना कि सुनामी ला दोगे फंक्शन में, और फंक्शन आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत लंबी क्लास है, मिनिमम 2 घंटे की है, मैं पहले से ही बता दूं। तो आप लोग ये सब पढ़ के आना, नहीं तो बैंड बजनी आपकी तय है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीद को नहीं तोड़ोगे। और मैं इस बार चाहता हूं कि सबके नंबर अब की बार 200 पार आएँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कायनात पलट जाए, लेकिन आपकी बार 200 पार। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत किए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके जितने दोस्त हैं, सीनियर जूनियर फ्रेंड्स जो भी होते हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, सबसे शेयर करिए कि विवेक सर मैथ पढ़ा रहे हैं। अगर मैथ में कुछ सुनामी लानी है, तबाही लानी है, मैथ्स को सबसे ईजीएस्ट स्कोर की तरह, ईजीएस्ट सब्जेक्ट की तरह डील करना है, तो कॉन्टैक्ट टू विवेक सर, सब्सक्राइब विवेक सर, लाइक विवेक सर एंड शेयर विवेक सर। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, बाय।